हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडल पेपर आपका 2016 चल रहा था, आपको पता ही है, जिसमें से आपको मैं बताऊंगा प्रश्न नंबर 11 से। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराए थे और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है कि सभी वीडियो आपका सेव किया जा रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि देखिए प्रश्न नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रही दो सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार, दो सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है। देखिएगा एक बेलनाकार धातु है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ यहाँ बना लेता हूँ, ये आपका ठीक है। यहाँ पर एक मान लीजिए यह बेलनाकार धातु हो गया, कन्फर्म है। अब आपको करना क्या है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे आप लोग बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि जिसका आंतरिक व्यास जो है 11.12 है, इसका आंतरिक जो व्यास है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि ये जो पूरा आपका ये वाला व्यास है, ये व्यास, ये क्या है पूरा व्यास, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास, ये वृत्ताकार होगा ना, वृत्ताकार में जो चारों ओर का भाग बराबर होता है ना, जैसे आपका ये है ऐसे है, तो ये आपका आंतरिक व्यास यदि 11.2 का है, ये पूरा कितने का है 11.2 का है। तो जब 11.2 का है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों, आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5.6 का, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है ना। तो ये आपका 5.6 हो गया, जिसमें से आपका दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है 21, 12 सेंटीमीटर नहीं है करेगी, और लंबाई 21 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई ये जो आपका दिया है, ये टोटल आपकी मोटाई है जो दिया है आपका कितना मेरे प्रिय छात्र, 0.4 टोटल मोटाई का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ऐसे ही है, ये वाला आगे, ये वाला आपका सिरा जो है ना ऐसे बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसकी जो मोटाई है, आपकी मोटाई है 0. कितने का 4 का। अब तो समझ में आया। तो कह रहा है मेरे प्रिय छात्रों की धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो धातु का आयतन यहाँ पर निकालेंगे, धातु का आयतन आपको फार्मूला तो पता है, धातु का आयतन बराबर होता है पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या एच, और एच क्या है, जो ये पूरी आपकी बेलन की जो लंबाई है वह हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो है 7। अब कैपिटल आर जो है आपकी जो है कि बाहरी त्रिज्या है, क्या है बाहरी, यानी कि जो बड़ा वाला है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका यह बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पूरा आपका व्यास 11 यहाँ से यहाँ तक अभी व्यास 11.2 का है, तो ये आपका कितना हुआ 5.6 का हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आपकी त्रिज्या कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या 5.6 में 0.4 जोड़ेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा 6। आज 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कीजिए, यानी 5.6 का क्या स्क्वायर इंटू एच, यानी कि एच का मान कितना 21। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 7 तरीके 21 3 हो गया, ये आपका हो गया 22 और ये हो जाएगा 6 के 36। 5.6 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 31.36। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, हो सकता है मिस्टेक भी ना हो कहीं। 22 गुणे, अब 36 में से 31 यदि 3 आप घटाएंगे तो आपका मिलेगा 4.64। घटाकर आप देख सकते हैं, कन्फर्म है। चलिए, और यही बराबर गुणे, आपका गुणे 3 आपका ये भी है, गुणे कितना 3, तो बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 30,600 कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ये मैं रख लिया हूँ, यानी 30,624 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा टोटल जो है धातु का क्या होगा आयतन, ठीक है। तो हम ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो 30,600 पॉइंट 2 अंक पे है ना, पॉइंट कितने अंक पे है, तो 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, यानी कि हो जाएगा 306.24, जो कि आपका 306.24 जो है ऑप्शन नंबर मेरे प्रिय छात्रों आपका बी करेक्ट है। बार 11 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट।
ठीक है, ऐसे जो है कि आप धातु का आयतन निकालेंगे। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक जरूर कर दे। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार टीन की सीट। यह एक आयताकार टीन, ध्यान दीजिएगा, यह एक आयताकार सीट है। ये कह रहा है कि ये जो आपका है 22 का है, ठीक है, और इसमें दिया है गुणे 16 का, यानी कि ये आपका क्या है 16 का। इसमें आपसे कह रहा है कि मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इसको मोड़ करके जो है कि क्या बनाया जा रहा है, बेलन। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग मोड़ दिए, मोड़ के ये क्या बना दिए, बेलन बना दिए। अब ये कह रहा है बेलन की जो हाइट है ये आपकी कितने की, 16 की, और ये जो पूरा हिस्सा है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, जब इसको आप इस तरह से मोड़ेंगे तो यह जो है पूरा हिस्सा परिधि, यानी कि जो 22 है वह किसका काम करेगा, परिधि का। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा समझने की बात है। जब इस सीट को आप मोड़ेंगे तो यह पूरा सीट, जो ये वाला हिस्सा है 22 की, यह पूरा काम करेगा किसका, परिधि का। तो ये आपकी पूरी परिधि है, ये पूरी क्या है, परिधि। तो ये आपकी पूरी जो परिधि है मेरे प्रिय छात्रों, कितने की है पूरी परिधि, 22 की, यानी कि आपका मिला है परिधि जो है कितने का है, बराबर 22 का है। और जब यह 22 जो है परिधि का जब काम करेगा तो इसी परिधि से, यानी वृत्त का काम किया, अब वृत्त की परिधि से हम लोग निकालेंगे पहले आर। पहले क्या निकाल लीजिए, आर जब निकाल लेंगे तो आसानी से, ये तो आपका हाइट है, आसानी से जो है कि हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr बराबर क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, 22। परिधि 22 दी है ना, अब 2 से कटा दीजिए तो आपका 11 हुआ, यानी कि r बराबर हो जाएगा 11 बटा में पाई। आप पाई का मान रखिए 22 बटा में 7, यानी कि आपका हो जाएगा 22 बटा में कितना, 7। तो यह हो जाएगा r बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये भिन्न पलट जाएगी तो 11 बटा में 22 और गुणे कितना हो जाएगा 7, तो यह 11 दूनी के 22, यानी कि यह हो जाएगा 7 बटा में कितना, 2। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या हो गई 7 बटा में कितना, 2। आज जब त्रिज्या 7 बटा में 2 हो गई तब तो बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब चलिए बेलन के आयतन का फार्मूला, तो आयतन बराबर क्या होता है, तुरंत मैं यहाँ पर फार्मूला रख देता हूँ, लिख लेता हूँ, बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन, आयनन, आयतन है ना, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर क्या, h। पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, 7। त्रिज्या कितने की है, 7 बटा में 2 की, और त्रिज्या को 2 बार लिखना है, तो 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में कितना, 2, और गुणे हाइट कितने की है, 16 की। तो कटा दीजिए, यह कटेगा तो 11 हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका 8 हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका सिर्फ 7 बचेगा। 11 7 77 और गुणे कितना 8, यानी कि 8 8 64 को नहीं 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 से 56 56 5 कितना हो जाएगा, 56 5 61, कितना हो जाएगा 61, यानी कि इतने आपका होगा। यानी कि बेलन का आयतन जो है कि आपका हो जाएगा 661 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है कि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब। तो हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट है, यानी कि बेलन का जो टोटल आयतन है आपका हुआ 616। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, आपका ग्राफ दिया गया है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पर ग्राफ आपका बना भी दिया हूँ। करे दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है, यहाँ पर ग्राफ बनाए गए हैं O है, करे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको हर हाल में निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आपका अर्धवृत्त बना हुआ है, यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान दीजिएगा, पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दें तो पता चलेगा कि जो छायांकित भाग है उसका कितना क्षेत्रफल है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, यानी कि आर आपको पता होना चाहिए। आर पता नहीं है, यानी कि आर पता तभी होगा जब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास इसका पता होगा तब। अब देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज,
अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। तो ये जो आपका त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है अर्धवृत्त में है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। आज जब 90 डिग्री का बना तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या काम करेगा? कर्ण। क्या काम करेगा? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्ण निकाल लेंगे। अब कर्ण निकालने के बाद कर्ण का यदि आधा करेंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी कि नहीं? तो चलिए निकालिएगा। 12 बराही हम 144 होता है, 144 और माइनस 16 का वर्गमूल, 12 बराही में 144, सॉरी माइनस प्लस होता है ना, प्लस 16 का यदि स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 256। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 400। कितना होगा? 400। आज 4 कर्ण निकालना है तो कर्ण ही तो लगेगा ना कर्ण निकालने के लिए। आज 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। यानी कि हेजा से हेजा ले कितना हुआ? 20 का हुआ। अब 20 का आधा त्रिज्या मिलेगी यानी कि 10, और त्रिज्या कितने की हो गई? 10 की हो गया। अब देखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको चाहिए कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि अर्धवृत्त का क्या? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। क्या होता है? आधार और गुणे क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए पाई का मान रख दीजिए 3.142, 3.142। आर त्रिज्या कितनी है वृत्त की? ये वृत्त पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज वाला है, ठीक ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो आपकी त्रिज्या 10 की है तो 10 दहा में कितना? 100। आप बाटा में कितना? 2। कन्फर्म है। माइनस 1/2 गुणे आधार है 12 गुणे ऊंचाई है आपकी 16। किसी को आधार और ऊंचाई ले सकते हैं। तो यह कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 8, और इसको कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 50। तो यह हो जाएगा 3.142 गुणे आपका हो जाएगा 50 माइनस 12/8 कितना हो जाएगा? 96। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 175.1 माइनस कितना हो जाएगा? 96। अब इसको घटाएंगे मेरे प्रिय छात्रों तो यह हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा 7 में से 6 घटा 1 हुआ। अब 15 में से 6 घटा कितना हुआ? 9। 15 में 6 घटा कितना हुआ? 9। यानी कि इतना, यानी कि आपका हुआ 61 दशमलव कितना? 1, यानी कि 61.1 cm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल रहा ना। आपको बस पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए और फार्मूला यदि पता हो तो तुरंत आप फटाक से लगा लेंगे, और यदि बेसिक से लगाते हैं तो बहुत बड़ा ये आपका होगा, ठीक है ना। बेसिक से लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल का पहले पाइथागोरस प्रमेय से आपको कौन निकालना होगा, वही प्रोसेस सेम करना है, लेकिन आप लोग जो है कि यहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, फटाक से निकालेंगे। इसके बाद जो है तुरंत छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला एक ही बार लगा देंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकलेगा। कन्फर्म है ना। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बाद 14 नंबर पे। सिर्फ ग्राफ से ही 14 नंबर का ही देखिए, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर पे। तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, मैंने 1 नंबर का नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब ये कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कह रहा है कि दिए गए चित्र में PS वृत्त का व्यास है। PS यहाँ से जो यहाँ तक है यह वृत्त का क्या है? व्यास है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये देखिएगा यदि यहाँ से यहाँ तक जब यह वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ना, जब भाई पूरा वृत्त का व्यास 6 का है, वृत्त का व्यास कितने का है? 6 का है, तो ये बताइए वृत्त की त्रिज्या कितने की हो जाएगी? 3 की होगी कि नहीं होगी? वृत्त की त्रिज्या कितने की हो जाएगी? 3 की। तो हाई यहाँ से यहाँ तक जो है वृत्त की त्रिज्या 3 की हो गई। अब देखिएगा कह रहा है कि Q एवं R बिंदु व्यास पर स्थित हैं। तो ये तो वृत्त के व्यास पर P स्थित है, Q स्थित है, R स्थित है, S, चारों तो बिंदु उसी पर ना स्थित है। इसके बाद दे रहा है कि PQ जो है QR के बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कह रहे PQ बराबर क्या है? QR है, और यही बराबर किसके है? RS के हैं, आपस में बराबर हैं। तो अर्धवृत्त PQ
QS को व्यास मानते हुए कह रहे कि अर्धवृत्त का PQ एवं QS, PQ और QS कह रहे कि वृत्त का व्यास मानते हुए बने हैं। अब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ना। अब देखिए ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, पूरा कर रही छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। हर हाल में कर रहे इस छायांकित भाग का परिसीमा क्या है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका अर्धवृत्त बना हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये तो पूरा अर्धवृत्त है। अब ये भी ऊपर वाला एक अर्धवृत्त है छोटा सा, तो इस पूरे ध्यान दीजिएगा इस पूरे अर्धवृत्त में इस ऊपर वाला छोटे अर्धवृत्त को जोड़ दें, ठीक है। तो पूरा ये जो है आपका इस पूरा अर्धवृत्त हो गया, और इस छायांकित भाग ये वाला, यानी कि पूरा अर्धवृत्त में इस अर्धवृत्त को जोड़ दिया जाए तथा इसको उसमें से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो पता चलेगा कि छायांकित भाग कितना है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यह पहला अर्धवृत्त है, और ये मान लेते हैं कि दूसरा है ऊपर वाला, नीचे वाला चौथा अर्धवृत्त है, तीसरा है, ठीक ना। अब ये बताइएगा, जब हाई PQ और QR और RS तीनों बराबर हैं, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो पूरा लंबाई जब 6 की है अब बराबर बराबर भाग है 3 भागों में, तब यह कितने कितने का बटेगा, ये भाई कितने कितने का बटेगा, 2-2 का बटेगा। कितने कितने का बटेगा, 2-2 का बटेगा। तब आपका यह PQ भी 2 का हुआ, QR भी 2 का हुआ, RS भी कितने का हुआ, 2 का हुआ, 2-2 सेंटीमीटर का हुआ ना। तो अब जरा देखिएगा, हाई पहला जो नंबर वाला वृत्त है, इसको मान लीजिए कि इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R1 बराबर त्रिज्या लेते हैं, तो पूरा इस छोटका वृत्तवा का व्यासवा कितने का है, 2 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 1 की। समझ गए ना। अब जरा इसमें आइए, हेजा से हेजा ले यह व्यास है ना ऊपर वाले अर्धवृत्त का, तो व्यास 2-2 4 का है, तो इस छोटे वाले का यानी R2 का जो है, R2 की त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, क्योंकि जब पूरा व्यास 2-2 4 का हो जाएगा, त्रिज्या आधी होगी ना, त्रिज्या यहीं से तो यहीं का काम करेगा, तो अब कितने का हुआ, 2 की। कन्फर्म है। अब जरा इस बड़का में आ जाइए, तो बड़का की त्रिज्या कितनी है, 3, यानी कि R3 बराबर कितना है, 3। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस छोटे यानी कि दूसरे नंबर के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देना है, और ये जो खाली वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इनमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है, आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले मैं इंक डाल लेता हूँ उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खत्म हो गया है। चलिएगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा नंबर 3 का क्षेत्रफल, नंबर 2 का क्षेत्रफल चाहिए अर्धवृत्त के, इसी में से घटा देना है नंबर 1 के क्षेत्रफल को, ठीक ना। नंबर 3 का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उससे थोड़ा छोटे वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना है, इनमें से दोनों में से इस छोटे वाले यानी पूरे नंबर 1 वाले वृत्त के जो सबसे छोटा भाग है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिएगा, तब आप फार्मूले के अनुसार आप रखेंगे, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं रख करके समझा देता हूँ। होगा पाई R3 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस पाई R1 का स्क्वायर बटा में 2। आप डायरेक्ट रख दीजिएगा, ठीक ना, तो मैं समझा रहा हूँ तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा। अब चलिए, पाई सभी में है, तो पाई का मतलब 22 बटा में 7 जो है सभी में से कॉमन ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, रख दीजिए मान, तो यहाँ पर R3 आपका कितना है, 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे, R3 की जगह पर 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 तो लिखे 9 बटा में 2, आप प्लस हो जाएगा। इसमें से R2 कितना है, 2 है त्रिज्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 को कटा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए,
चलिए रहने दीजिए, नहीं है तो 4/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। R1 कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। कन्फर्म है। सभी का एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणे हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए सभी का हर समान है तो 2 हो जाएगा। 9 4 13, 13 में से 1 घटा कितना 12, यानी कटा दीजिए 6 हो गया। मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 6 दूनी के 12 को 2, 6 दूनी के 12 कितना 13 में कितना 7। समझे है ना, 13 में कितना हुआ 7 हुआ। मिस्टेक है क्या? यानी कि 132 cm क्या स्क्वायर। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना था। पूरे इस बड़े वाले अर्धवृत्त को इस थोड़ा छोटे वाले अर्धवृत्त को इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। इस जो खाली वाला ये छोटका भगवा है इस पूरे क्षेत्रफल में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आसानी से मिल जाएगा कि जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्फर्म है। चलिए, तो ये मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, आप फार्मूले द्वारा डायरेक्ट रख करके निकाल लेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल रहा। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए, देखिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहे कि एक चादर को 30 सेंटीमीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी के समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। डिस्क का व्यास जो है आपका 1 सेंटीमीटर है। चादर में कुल कितना डिस्क बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका कोई क्या हो गया, चादर हो गया। देखिए, इस पूरे चादर की लंबाई ये पूरा जो है ये बराबर है, इधर छोटा हो गया, ठीक ना। ठीक है, पूरा ये डिस्क इस चादर की लंबाई ये 10 की है। ये कितने की है, सॉरी ये पूरा 30 का है ना, ये पूरा 30 का, ये कितने का है 10 का। तो कह रहा है कि यदि हम लोगों को इसमें एक वृत्ताकार डिस्क काटना है जिसका व्यासवा 1 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, व्यास कितने का 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर का व्यास काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर यह ग्रहण करेगा, 1 सेंटीमीटर। अगला काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर पूरा 2 सेंटीमीटर। अगला काटेंगे 3, अगला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करके कहाँ तक है। पूरा लंबाई 30 की है ना, तो कितना वृत्त बनेगा 30 का। यानी कि इस लाइन में कितने वृत्त बनेंगे, 30 गो वृत्त बनेंगे। ठीक है। अब ऊपर देखिए, यदि ऊपर की तरफ चलते हैं तो जब 1 का यह व्यास है, ये भी तो व्यासवा 1 का होगा, तो यह ऊपर 1 का है, इधर भी 1 का, 2 हो गया, 3 का है, तो पूरा कितने की है 10 सेंटीमीटर की। तो इसमें कितना वृत्त बनेगा 10 ऊपर की तरफ बनेंगे ना, तो 30 इस साइड में और 10 ऊपर की तरफ, 10 ऊपर की तरफ वृत्त बन रहा है और 30 को जो है कि इधर बन रहा है वृत्त। तो टोटल वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 गुणे 10 बराबर कितना 300। ये रहा आपका क्या ऑप्शन। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यही हम लोग बात करते हैं, यदि मान लीजिए है व्यासवा, प्रश्न में यदि चेंज कर देता, यदि मान लीजिए व्यास 1 का ना रहता, यदि 2 का व्यास रहता, कितने का 2 का व्यास रहता, यानी 2 सेंटीमीटर का व्यास रहता, अब पूरी है लंबाई 30 की है, तो अब तो आपका कितना डिस्क बनेगा 15 गो। 30 सेंटीमीटर की लंबाई में को डिस्क कटेगा 15 गो डिस्क कटेगा, और 10 सेंटीमीटर की लंबाई में को डिस्क कटेगा दो व्यास का, यानी कि 5 गो। तो यानी कि 15 5 75 गो हो जाता। कितना गो डिस्क बनेगा टोटल 75 गो। समझ में आया ना। इस तरह से अलग अलग रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इस प्रश्न का करेक्ट रहा। चलिए आता है आपके पास, आता है क्लास 12 का आव्यूह, आता है मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन जरा फटाक से देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कह रहे यक्स बराबर दे रखा है। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, 1 -3 -2 और कितना है 4, और कह रहा है कि y बराबर दिया है
0 और क्या दिया है 1। तो कह रहा है कि x गुणे y निकाल दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। x गुणे y निकाल दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इससे इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आप पकड़िए ऐसे बैठा दीजिए, इसको पकड़िए यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए हटाइए इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बैठा देंगे। तो यहाँ पर 0 होगा 1, गुणा कीजिएगा 1 सुनाई 0 अब माइनस 1 दुए 2, यानी कि 1 3 सुनाई 0 अब प्लस आपका हो जाएगा 1 4 4। कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों, आप तुरंत लगा लिए होंगे, -2 बटा में कितना 4। मुझे तो सोल्यूशन कराना पड़ेगा, -2 बटा नहीं -2 और कितना 4, यानी कि यह C1 में हुआ, जिसे हम लोग पहला स्तंभ कहते हैं, यानी कि -2 और 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये आपका मल्टीप्लाई रहा आवी हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 17 आपका कितना है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, समझ में आ गया होगा ना बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई था। बस कुछ नहीं का ध्यान दीजिए कैसे मैं किया हूँ। इसको पकड़िए, ये C1 है, C1 को ऐसे पकड़िए, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1। C1 को पकड़ेंगे ऐसे घुमा देंगे तो ऊपर वाला 0 था तो ये 0 हो गई 1। इनका मल्टीप्लाई करके आपस में हल करना है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें आपस में हल कर देना है, नीचे इसको रख देना है। चलिए तो अब हम लेकर चलते हैं 17 नंबर की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 17 नंबर माध्यिका से है। तो माध्यिका का आप फार्मूला जानते ही होंगे, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो 17वां नंबर है, कह रहा है कि यदि दिया है कि यदि 5 3 0.5 4.5 6, ये 6 नहीं है भाई, ये बी है, 8.5 9.5 की माध्यिका आपकी 7 है। तो बी का वैल्यू बताइए कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, यानी कि माध्यिका 7 है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको नहीं, इस यहाँ पर नहीं, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31। आप प्लस क्या है बी, आप बाटा में कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गई 7। तो गुणा कर दीजिए 7 7 49 बराबर 31 प्लस कितना बी 49, यह इधर आएगा -31 बराबर बी। 9 में से 1 घटा 8, 4 में से 3 घटा 1, यानी कि 18। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका 18 होगा। तो बी का मान आपका 18 हुआ, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। तो चलिए इसी टाइप का है आपका जो है, हाँ इसी टाइप का क्या है भाई, इसी टाइप का 18 नंबर है। तो आप जो है कि बारंबारता पढ़े है ना, माध्यिका वाला है, ठीक है, माध्यिका वाला है, ये भी माध्यिका का ही सवाल है। तो बस इसमें देखिए कुछ नहीं, भार दिया है, लड़कों की संख्या दिया है। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, इसके बाद आपको समझा देता हूँ कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको फटाक से बना लेता हूँ भाई। प्रश्न नंबर कितना है भाई 18 को जो है कि जल्दी से मैं बना लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर दे रखा है 18 नंबर का, यहाँ पर मैं बना भी दिया हूँ। तो कि आपको जो कि आपको निकालना है CF, आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, इसको CF बोलते हैं ना। तो कैसे फाइंड होता है वो, इनका योग यानी सभी का योग करके करके यहाँ पर हम लोग रखते जाते हैं, ठीक ना, तभी तो निकलता है। चलिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, करें 60 लड़कों का भार निम्न चार्ट के अनुसार है। करें भार दिया है लड़कों, ये भार है आपका, ठीक है, ये लड़कों की संख्या है। अब ये करें माध्यिका, इसका ज्ञान कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसलिए सोल्यूशन आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका CF निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 में 18 जोड़िए तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 1 कितना 4, 42 हुआ। 42 में 12 जोड़िए, यह 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 54 हुआ। 54 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 60। और जो टोटल ये योग आया है यहाँ पर रखिएगा, जिसे हम लोग नंबर इंडिकेट करता है। यह क्या इंडिकेट करता है, नंबर, यानी टोटल इसमें जो संख्या है आपकी कितनी है 60 है, कितनी है 60, ठीक है।
तो जब यह नंबर टोटल 60 है तो पदों की संख्या कितनी हो गई 60। अब पदों की संख्या 60 हुई तब तो उसके लिए माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद। n बाई क्या, मैं पिछले वीडियो में जो सोल्यूशन कराया हूं ना, ये जो इस पेपर का जब सोल्यूशन कराया गया था पिछले में तो उसमें आया था, यानी कि सम पदों की संख्या रहेगी तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, फार्मूला भी हम बताए थे, आपको याद भी होगा फार्मूला। तो होता है n/2वां पद, यानी कि n/2वां का मतलब क्या, 60/2वां पद, वां पद। अब प्लस होता है, अगला में होता है n/2 + 1वां पद। तो n/2 + 1वां पद का मतलब क्या हुआ, n/2 का मतलब 60/2 + 1 वां पद बाटा में कितना 2, यही होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से कटा दीजिए इसको, 2 × 6 30 होगा, इसको कटाइए, 2 × 6 30 आएगो 31। इसमें देखना है 30वां पद, कौथा पद 30वां पद। तो इसमें देखिएगा 30वां किस में आएगा, 10 में नहीं आएगा, कम है। 24 में नहीं आएगा, 30 से कम है 24। 42 में अधिक हो गया, यानी कि 42। 24 तक तो ये है खाली, 24 से आगे नहीं जाएगा। लेकिन 42 में 30 भी आएगा, 42 में क्या जाएगा 30 भी आएगा। 31 22 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 तक ये जाएगा 30 में, यानी कि 25 की भी बात करें तो 25 भी इसी में आएगा। जब 42 में आया तो उसमें कितने भार हैं, 39 भार हैं। यह हो गया क्या 39 प्लस। अब देखिए 31 भी इसी में आएगा क्योंकि यह 24 तक सीमा है, और 24 से आगे ना 31 है तो किस में पड़ेगा 42 में ही आएगा। तो उसमें भी भार कितना है 39। तो यह हो जाएगा 39/2। 9 9 18 को 8 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 78/2, 2 3 6, 2 9 18, यानी कितना 39। माध्यिका कितनी हो गई मेरे प्रिय छात्रों, आपका 39 मिला, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये जरा याद कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर देखिएगा, तो 19 नंबर में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 19 नंबर में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19 नंबर का देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग हल करेंगे 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं भाई, कौन था 19 नंबर। 19 नंबर देखिएगा, तो 19 नंबर क्या है, देखिए कह रहे कि उत्पादन ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500, इसमें आप बना लेंगे 12,500 है, ठीक है। आप बना लेंगे, उसमें कट गया है 12,500 में, और विक्रेता बी विक्रेता सी को 800 लाभ पर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 लाभ देकर क्या है बेच देता है। हाँ बेच कट गया है, बेचता है। यदि वैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, यानी कि टोटल कह रहे कितने जो है भुगतान में वह जो है कि मशीन को जो है कि खरीदा है, यानी कितना जो है पैसा देकर को वह मशीन को खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि ए क्या है, ए भाई जो है कि आपका 12,500 लाभ पर, ठीक है। बी कह रहा है कितने पे, ए जो है ए किसको बेचता है भाई बी को, बी किसको बेचता है भाई सी को, सभी लोग लाभे कमा रहे हैं, ठीक ना। और जो है सी विक्रेता सी खरीदार को कोई खरीदने आता है सी के पास, तो वह जो है कि 1300 लाभ में भैया बेच देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि वैट की दर जो है 8% है, यानी कि लाभ की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन को खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, यानी मशीन जो है आखिर में कितने में वह खरीदा था, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं,
यहां पर लिखेंगे, यहां पर कर देता हूं, ठीक है, मशीन का कुल भुगतान। तो मशीन का कुल भुगतान कितना हो जाएगा भैया, ये सभी को जोड़िएगा, सभी को क्या कर दीजिएगा, जोड़िएगा। फार्मूला होता है कुल दाम, कुल क्या दाम, कुल दाम गुणे वेट, यानी कि 100 प्लस वेट, कुल दाम। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, कुल दाम, कुल दाम होना चाहिए गुणे 100 प्लस वेट, क्या होना चाहिए, वेट जो दिया है परसेंटेज में दिया है ना, आप बाटा में क्या 100, बस आप डायरेक्ट रख देंगे। कुल दाम इतना है ना, जोड़ दीजिए सभी दामों को, सभी दामों को जोड़ दीजिए, 2 को 0 ऐसे ही बढ़ जाएगा। और इसके बाद जोड़िए 8 5 13, 13 3 16 को 6 है सिलेक्ट, और 1 2 3 और 14,600 हुआ, बटा में क्या हो जाएगा 100, अगुणे 80, वेट कितना है 8%, यानी कि 100 और 8 आपका कितना हो जाएगा 108, बराबर 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। इनका मल्टीप्लाई करा दिए मेरे प्रिय छात्रों, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15,768, 15,700 क्या हो जाएगा 68, यानी कुल जो भुगतान होगा उसे देना पड़ेगा कितना मेरे प्रिय छात्रों, 15,768 रुपया उसे देना पड़ेगा, यानी 15,768 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट। यदि मान लीजिए वेट जो है, यानी कि जो लाभ है आपका 5% यदि होता तो 100 ये कितना हो जाता 5, ठीक है ना। यानी जितना जितना लाभ पे कमा रहे हैं सभी को एक ही में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कुल दाम निकलेगा, कुल दाम बटा गुणे हो जाएगा 100 प्लस वेट बटा में क्या 100, कन्फर्म है ना। कुल ये क्या हुआ भुगतान। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है समझिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, ठीक ना। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय याद ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो उम्मीद होगी ये समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्न बताया हूँ। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न नंबर 20 क्या है, करे एक रेखा ए बी, एक नियत रेखा है जो ये क्या है ए बी, यह रेखा क्या हो गई ए और क्या हो गई बी। अब ये कह रहा है कि ए बी हो गया, कोई बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, और ए बी स्क्वायर, ए बी का क्या स्क्वायर बराबर दिया, यानी ए बी स्क्वायर ऐसे दिया, ए बी का स्क्वायर बराबर दिया है ए पी स्क्वायर अब प्लस क्या दिया मेरे प्रिय छात्रों बी पी स्क्वायर। आगे दे रखा है तो दिया है तो दिया है तो ये कट गया दिख नहीं रहा कि P का, यानी कि जो ये आपका फार्मूला दिया है P का क्या P का, यानी P का क्या व्यास AB का वृत्त P क्या है ये पूछ रहा है, यानी P क्या है AB का व्यास है, सीधी रेखा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि जो P, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है आपका क्या P, अब इससे AB को AP को मिला दीजिए, इससे क्या AB को। और ये कह रहा है कि यदि हम लोग AB का स्क्वायर करते हैं, AB का क्या करते हैं मेरे प्रिय छात्रों स्क्वायर करते हैं, दो भुजाओं का योग, देखिएगा एक भुजा का स्क्वायर यदि दो भुजाओं के योग के बराबर है तो उस समय यह लागू करता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या प्रमेय, तो एक भुजा का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जो है इन शेष दो भुजाओं के योग के क्या है बराबर है। इसका मतलब कि P यहाँ से कौन सा कोण बना रहा है 90 डिग्री का, यानी कि यह कौन सा कोण है समकोण है। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों समकोण ही है कि ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों भुजाओं के योग के बराबर। कन्फर्म है, यानी कि जब AP का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर यानी कि एक भुजा का स्क्वायर जो है दो भुजाओं के यदि योग के बराबर होती है तो वहां पर वह समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं भुजाएं। ठीक है, यानी कि यह जो बिंदु P है यह किस पे है समकोण पे है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण। तभी तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के योग के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ, समकोण त्रिभुज। अतः ये कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है समकोण त्रिभुज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है,
उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताया हूँ आपको सभी प्रश्नों का सलूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।